हेलो। तो आज हम जो है लास्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेवल असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस दे रखा है उसमें हाइड्रोकार्बन्स की। तो ये लास्ट है, इसको पढ़ने के बाद हमारा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा लेवल असिस्टेंट के लिए। तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है, डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जैसे एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन और एरीन, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है और इनके टाइप पढ़ने हैं और इनको प्रिपरेशन के मेथड पढ़ने हैं कि कैसे एल्केन को बनाया जाता है, कैसे एल्कीन को बनाया जाता है, कैसे एल्काइन को, कैसे एरीन को, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम एल्केन को कंप्लीट करते हैं। एल्केन की डेफिनेशन, एल्केन कैसे बनता है, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे। देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने हुए कंपाउंड है उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सीधी सी बात है, डेफिनेशन में वही बात है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे मीथेन है, CH4, कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें। C2H6 ईथेन है, C2H4 ईथीन है, C2H2 इथाइन है, C6H6 बेंजीन है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, तो उनको एल्कीन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उनको एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, और इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर होमोलोगस जो सीरीज होती है उसको एल्केन बोलते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वे एल्केन कहे जाते हैं, एल्केन्स। ठीक है, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स के जो दो टाइप हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? दीज आर रिंग कंपाउंड्स विद स्पेशल प्रॉपर्टीज एज देयर these represent resonance effect, electromagnetic effect and follow Huckel's rules. Huckel's law भी फॉलो करते हैं। इन दीज वन और मोर व्यंजन रिंग आर प्रेजेंट, मतलब ये जो साइक्लिक होते हैं और इनके अंदर ये रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, ये इनमें शो करते हैं। और एक हक्कल रूल होता है, वह शो होता है इसमें। हक्कल रूल देखो, हक्कल रूल का जो फॉर्मूला है वह है फोर एन प्लस टू। यहाँ एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, जैसे ये कोई रिंग है, ये रिंग है, तो ये एरोमेटिक है या नहीं? तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 0 हैं, 0 पाई बॉन्ड है इसके अंदर। ठीक है, तो 0 है, 4 एन की जगह यहाँ 0 रखेंगे प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2। अगर इसमें एक पाई बॉन्ड है मान लेते हैं, तो 4 की जगह 1 रखेंगे तो कितने आ जाएंगे? 6। ठीक है, और अगर 2 रखेंगे, 2 पाई बॉन्ड है तो कितने आ जाएंगे? 10। तो ये इस प्रकार से चलता है। अगर इसमें जो हक्कल रूल्स के अनुसार ये 2, 6, 10 ये नंबर आता है तो वह क्या? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये एरोमेटिक जो कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? एल्केन पढ़ेंगे, एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज क्या है? एल्केन सीरीज वो है आल्सो नोन एज पैराफिन सीरीज। पैराफिन सीरीज बोलते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं एल्केन, और इनका जो जनरल फार्मूला है वह है CnH2n प्लस H2 प्लस 2। यानी कि अगर कार्बन का नंबर यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। अगर कार्बन का नंबर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 1 जा 2 प्लस 2 4, तो CH4 हो जाएगा। देखो यहाँ n क्या है? n नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का नंबर है, कितने नंबर है में कार्बन। तो यहाँ जैसे अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? यहाँ 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है एल्केन का। जैसे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होते हैं उनके बीच की जो लेंथ होती है 154 पिकोमीटर होती है, 154 पिकोमीटर होती है, या फिर 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की लेंथ। और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की जो लेंथ है वह 112 पिकोमीटर की होती है, यानी कि 1.12 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये क्या? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की लेंथ है। जैसे, और बॉन्ड एंगल क्या होता है इसमें? 109
डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। देखो जैसे ये मीथेन है, ये मीथेन है, तो ये जो है स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो ये बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, ये जो बॉन्ड है इसकी लेंथ 112 पिकोमीटर है। या फिर जो ईथेन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है इसकी जो लेंथ होती है वह 154 पिकोमीटर होती है, ये बताई गई है। और ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वह क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 होता है, क्योंकि कार्बन 4 जो है उनसे जुड़ा हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड के जरिए हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, ये एल्केन सीरीज होती है। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 एक कार्बन का होता है फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। इन एल्केन कार्बन, एक कार्बन की एल्केन से लेकर के 4 कार्बन, यानी कि C1 से लेकर करके C4 तक के जितने भी एल्केन होते हैं वो गैस होते हैं। क्यों गैस होते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो है वंडरवाल फोर्स लगता है, जो वीक होता है, तो वह ईजिली टूट जाता है, उस कारण से ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो एल्केन के अंदर जैसे मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन हो गया, ये क्या है, गैसियस फॉर्म में होते हैं। फिर उसके बाद पेंटेन से लेकर के 16 कार्बन की चेन तक, 16 कार्बन तक क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फिर 17 से लेकर और जितने भी ऊपर चले जाएंगे हम कार्बन की चेन में, सीरीज में, तो वो सब सॉलिड हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उनके बीच की जो एनर्जी है वह है 83 किलो कैलोरी मॉलिक्यूल, यानी कम एनर्जी है कार्बन कार्बन बीच में। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उसकी एनर्जी कितनी है, 99 किलो कैलोरी मॉलिक्यूल है। तो मतलब 2 मॉलिक्यूल, अगर कार्बन कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और अगर एनर्जी दी जाए तो पहले क्या, कौन से बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि इनकी बीच की एनर्जी कम है। जैसे ये मीथेन है, मीथेन क्या प्राइमरी कंपोनेंट है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का प्राइमरी कंपोनेंट है मीथेन। मीथेन क्या है, मार्सी गैस है, मतलब जो मार्सी एरिया है, दलदली एरिया है, ठीक है, उनमें मिलता है। जैसे कि गोबर गैस, बायोगैस, ये हो गए ना, इन प्लांट में क्या मिलता है, मीथेन मिलता है। ठीक है, सडन गलन के कारण मिलता है। और जो रूमिनेंट्स हैं, जैसे गाय भैंस हैं, उनके मुंह से क्या है, मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, और ये क्या फ्लेमेबल गैस है, फायर डैम भी बोलते हैं, मतलब फायर डैम इसका नाम है, फ्लेमेबल गैस है, बहुत ज्वलनशील गैस है। जब माइनिंग करते हैं तो उस समय जो जलाने के लिए, जो विस्फोट के लिए जो टर्म लिया जाता है उसे फायर डैम बोलते हैं, तो इसे मीथेन को फायर डैम भी बोलते हैं। ठीक है, LPG के अंदर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। ये चारों गैस हैं, कार्बन फर्स्ट से लेकर के कार्बन 4 तक की ये सारी गैसें हैं, ये LPG में मिलती हैं। और जो प्रोपेन है ये मेन कंपोनेंट है किसका, LPG का। पेट्रोलियम जो है, इनको गैसोलीन भी बोलते हैं, इसमें जो है 6 कार्बन की चेन से लेकर 8 कार्बन चेन तक की एल्केन पाई जाती हैं पेट्रोलियम में, गैसोलीन के अंदर। केरोसिन में C12 से C16, यानी लिक्विड फॉर्म स्टार्ट हो जाती है पेंटेन से ही। तो ये हेक्सेन से लेकर ऑक्टेन तक के तो पेट्रोलियम में पाए जाते हैं एल्केन के कंपाउंड, और केरोसिन के अंदर C12 से लेकर के C16 तक एल्केन के अंदर मिक्सचर पाया जाता है। ठीक है, ये है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। हमने यहाँ से पहले एल्केन की डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह देख लिए, उसके बाद आता है फॉर्मेशन, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, कौन कौन से मेथड जिनसे एल्केन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। भाई हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन दे करके, ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम एल्केन बनाएंगे बाय हाइड्रोजिनेशन। एल्केन इज फॉर्म बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन तो है अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड कौन है, एल्केन है। इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या इथीन है, इथीन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, इथीन है, एल्कीन है ये, प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो ये क्या करेगा, जो ये बॉन्ड है
ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा निकल, और यहाँ पर फ्री रेडिकल बना देगा दोनों कार्बन पर, और हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में आकर के यहाँ दो हाइड्रोजन दोनों जगह अटैच हो जाएंगे, तो CH3 बन जाएगा। और इसमें भी क्या है जो है निकल की प्रेजेंस में यहाँ पर 2 बार यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पर भी CH3 बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये निकल की प्रेजेंस में, वैसे ये याद रखना है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये H फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बन करके ये आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी क्या है 2 बार रिएक्शन होगी। एक बार पहले क्या बनेगा, इससे एल्कीन बनेगा, पहले CH2 बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से यही रिएक्शन होगी, ये एक्सेस अमाउंट में होगा H2, फिर से यही रिएक्शन होगी प्लस H2, फिर से वो ऊपर वाली रिएक्शन आ जाएगी, फिर CH3 यहाँ पर भी बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। दोनों में क्या बन रहा है, यहाँ एल्केन बन रहा है, दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उनको निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन दे करके, हाइड्रोजन से उनका जो बैलेंस ये कंप्लीट करवा रहे हैं बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया एल्केन की फॉर्मेशन का, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बुर्च रिएक्शन। बुर्च रिएक्शन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड हैव रिएक्शन विथ सोडियम एंड गिव्स एल्केन। मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या है, ROR है, ROR, ये ड्राई ईथर है, यानी कि ये C2H5 का होल ट्वाइस O ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन है और दोनों साइड क्या है RR ग्रुप है, ये क्या ईथर है, ड्राई ईथर है, ठीक है। उसके प्रेजेंस में क्या है एल्काइल हैलाइड जो है, एल्काइल हैलाइड क्या है, जैसे CH3Cl है, मतलब RX क्या है, एल्काइल हैलाइड है, RX एल्काइल हैलाइड हैव रिएक्शन विद सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और क्या देता है, एल्केन देता है। क्या देता है, रिएक्शन देता है। तो देखो कैसे, इन दिस रिएक्शन मीथेन नॉट फॉर्म। ये बात याद रखने वाली बात है कि बुर्ज रिएक्शन के अंदर मीथेन फॉर्म नहीं होती है। CH3Cl ये क्या एल्काइल हैलाइड है, और ये क्या सोडियम है, और ये भी एल्काइल हैलाइड है, एक्सेस में है ये एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो Cl है ना, दोनों Cl क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे अपने, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेगी क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और Na जो है प्लस में होता है, तो 2 NO प्लस हैं, तो ये दोनों Cl Na के साथ मिल करके क्या बना देंगे, 2 NaCl बना देंगे फॉर्म। और उसके बाद जो CH3Cl है, CH3CH3 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ दोनों CH3CH3 जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या होगा, बुर्च रिएक्शन होगी। बुर्च रिएक्शन में क्या होगा कि एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड है, और ये एल्काइल हैलाइड है, सोडियम के साथ रिएक्ट होते हैं एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर है, C2H5 का होल ट्वाइस O, यानी कि C2H5O C2H5, ये ड्राई ईथर है, ठीक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस होती है। फिर क्या आता है CH2Br, ये भी क्या एल्काइल हैलाइड है, N2Na और Br CH2CH3, ये भी क्या है Na के सोडियम के साथ ये ब्रोमीन चला जाएगा, तो 2Na Br बन जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। तो इस प्रकार से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या फॉर्म होता है, एल्केन होता है, लेकिन यहाँ पर मीथेन नहीं बनेगा, क्योंकि इन दिस रिएक्शन ऑब्टेन्ड एल्केन हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन। सीधी सी बात है, जो बुर्ज रिएक्शन के अंदर जो एल्केन प्राप्त होगा वो 2 कार्बन का होगा, 4 का होगा, 6 का होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे इसके अंदर, इवन होंगे, जैसे 2 4 6, तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर देखो 4 हैं, आगे कोई भी रिएक्शन होगी उसमें कितने होंगे, 6 होंगे, तो इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये बुर्ज रिएक्शन हो गई। बुर्ज रिएक्शन में याद रखना ड्राई ईथर होता है,
ठीक है, इसी से याद हो जाएगा। एल्किल हैलाइड होना चाहिए और ड्राई ईथर होना चाहिए उसमें, और सोडियम के साथ रिएक्ट करता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, सोडियम और ड्राई ईथर, ये क्या है, बुर्ज रिएक्शन है। अगला जो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाई रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होता है, कैसे होगा रिडक्शन, बाई रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, ठीक है, या फिर C2H5OH और अमलगम। अमलगम क्या होता है, जो मरकरी होता है उसके साथ कोई भी मेटल, मरकरी किसी मेटल के साथ मिलकर के अमलगम बनाता है, तो ये जिंक अमलगम है ना। तो ये जो है इनकी प्रेजेंस में LiAlH4, C2H5OH, इथेनॉल और अमलगम, एल्केन इज ऑब्टेन। ये क्या है, इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा एल्काइल हैलाइड का। ये एल्काइल हैलाइड है और ये क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम है इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या है कि जो ये क्लोरीन है यहाँ से छूट करके हाइड्रोजन पर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा HCl, और जो दूसरा H है वह कहाँ पर CH3 पर अटैच होकर के CH4 बना देगा, तो ये मीथेन बन जाएगा। दूसरा है CH3CH2Br2H, तो ये क्या है, एल्काइल हैलाइड प्लस हाइड्रोजन दे रखा है, तो सीधी सी बात है रिडक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। तो ये क्या अमलगम है, जिंक अमलगम है। तो इसमें क्या है, HBr बनेगा, और ये जो हाइड्रोजन है एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जा करके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3 बन जाएगा, इथेन और HBr बन जाएगा। वह बाई रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। अगर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होता है विद HI, ठीक है, एल्केन इज ऑब्टेन, HI के साथ रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तब उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, वर्थेलो मेथड बोलेंगे उसको। जैसे CH3CH2I, ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड है आयोडीन का, ठीक है। तो आयोडो इथेन है ये, इस पर आयोडीन जुड़ा हुआ है, मैथ है, इथेन आयोडो इथेन है, और ये फिर हाइड्रो आयोडीन है ये, ठीक है, HI। तो इसमें क्या है, रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर, और आयोडीन यहाँ से हट करके आयोडीन के साथ अटैच होकर I2 बना लेगा, वह रिमूव हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसी में क्या है, अब आते हैं बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, उससे भी क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। देखो ये जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, तो इससे CO2 निकल जाएगा। CO2 मतलब CO2 निकलने को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का ऐड होना। तो यहाँ CO2 निकल जाएगा CH3, और ये H यहाँ अटैच होकर के CH4 बना देगा, तो वही क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन है। तो बाई हीटिंग ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम साल्ट है उसको हीट करते हैं फिर सोडा लाइम क्या है, NOH प्लस CO, देन एल्केन इज ऑब्टेन, तब ऑब्टेन क्या होगा, एल्केन होगा, प्राप्त होगा हमें। जैसे CH3COONA, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सोडियम साल्ट, सोडा लाइम कब बनेगा, इसमें COO साथ में ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि COONA और NaO ये दोनों मिलकर के अलग हो जाएंगे, और क्या बना देगा, CH4। हमने ये डायरेक्ट रिएक्शन लिख दी है यहाँ पर। साथ में क्या बनेगा, Na2, 2 सोडियम है प्लस 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो Na2CO3 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म क्या है, जैसे CH3COONA और NaOH है, और कैल्शियम ऑक्साइड है साथ में प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा, NaO और Na ये एक साथ मिलकर के पहले निकलेंगे, तो Na2O सोडियम ऑक्साइड निकलेगा इसमें पहले, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, COO नेगेटिव, और यहाँ NaO से क्या H प्लस रिमूव होगा यहाँ से, तो ये H प्लस कहाँ पर, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH,
तो ये क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड है, ये इथेनोइक, इथेन है ना, तो मैथ एथ इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड बन गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये IUPAC का नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, अब यहाँ से CO2 निकलेगा, तो अब CO2 निकल जाएगा तो मीथेन बन जाएगा। तो इस कारण से कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 रिमूव हो रहा है, इस कारण से इसका नाम डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखने में आएगा तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब CO2 रिमूव हो रहा है, लेकिन अगर हम इसकी मैकेनिज्म को अंदर से देखें तब पता लगेगा कि एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड से ही CO2 निकल रहा है। फिर ये CO2 यहाँ पर मिल करके, फिर ये CO2, ये जो CO2 है यहाँ इसके साथ मिल करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा Na2CO3 बना लेगा। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये समझ में आ गया आपको कैसे प्रोसेस हो रही है। तो मेनली ये जो रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है, इसमें इस प्रकार से मीथेन बन रहा है यहाँ। लेकिन अगर मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से पहले Na2O निकल रहा है, फिर यहाँ पर NO2 निकलने पर यहाँ पर CH3COO नेगेटिव बन गया, और यहाँ पर ये H+ के फॉर्म में है ही, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो उसके कारण से क्या बनेगा, ये CH3COOH बनेगा, उससे फिर CO2 रिमूव होगा। उस कारण से इसको क्या बोलेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, ये उसी का दूसरा पार्ट है डिकार्बोक्सिलेशन का, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बाय कोवेल्स। कोवेल्स का इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बाय कोवेल्स। कोवेल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, बाय फ्लो ऑफ करंट इन एसिडिक और एल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट जो होते हैं वे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उनमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब हमें एल्केन प्राप्त होता है। कहाँ पर, एनोड पर। एनोड पर जैसे CH3COONA है। ठीक है, तो ये CH3COONA के दो हमने यहाँ पर क्या ले लिए, कंपाउंड ले लिए, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी सारे कंपाउंड है, तो दो कंपाउंड ले लिए। ये फर्स्ट है CH3COONA और ये दूसरा है CH3COONA, और साथ में एक्वस है तो H2 तो होगा। जैसे हमने इसमें करंट लगाया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें क्या हुआ कि जो Na यहाँ पर जो वाटर है वह H+ और OH नेगेटिव में टूटेगा। तो और ये जो है CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में टूटेगा वाटर के अंदर, पानी के अंदर। तो इसमें क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगी, तो H+ तो कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर CH3COOH पर, और NaOH पर ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये जो टूटे हुए हैं सारे आपस में टूटे हुए हैं, तो एनोड पर क्या जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किसका है, CH3COO नेगेटिव, तो ये वहाँ पर जाएगा। लेकिन यहाँ से जो COO नेगेटिव है ना, ये क्या बना लेगा, यहाँ से ये रिमूव होकर के फ्री रेडिकल के फॉर्म में CH3COO से दो CO2 के मॉलिक्यूल बना लेगा। तो मॉलिक्यूल जो है CO2 के वे एनोड पर आएंगे और वे ऊपर रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, अब CH3 जो फ्री रेडिकल मिल करके क्या बना लेंगे, ईथेन बना लेंगे, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉल्यूशन के अंदर बना रहेगा। तो सॉल्यूशन उसके कारण क्या हो जाएगा, pH लेवल उसका बढ़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है तो उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, और ये जो ईथेन है यानी कि एल्केन है वह एनोड पर जमा हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा, एट एनोड मीथेन, ईथेन, एल्केन, CH3 एल्केन CO2। ठीक है, कैथोड पर क्या, हाइड्रोजन होगा, और सॉल्यूशन के अंदर NaOH जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये टूटता जाएगा और सोडियम इससे निकलता जाएगा, उसके साथ ये NaOH बनता जाएगा, तो उसकी pH जो है बढ़ जाएगी। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय दिस कोवेल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मीथेन कोवेल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में भी नहीं बनती है, और मीथेन किस में नहीं बनती है, और मीथेन बुर्ज रिएक्शन में भी मीथेन नहीं बनती। तो मीथेन दो में नहीं बनती है, तो बुर्ज रिएक्शन जो है उसमें नहीं बनती, क्योंकि बुर्ज रिएक्शन के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, और मीथेन कोवेल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में भी नहीं बनती है। ये समझ में आ गया ना, कोवेल्स इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हुआ। देखो कैसे हो रहा है, यहाँ से सोडियम प्लस में जाएगा तो NaOH के साथ मिलकर के OH नेगेटिव के साथ NaOH बना लेगा, ये तो ठीक है। फिर यहाँ से जो है COO नेगेटिव रहा, फिर यहाँ से हम फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा CH3 और COO नेगेटिव, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है,
ट्रांसफ़र होकर के CO2 बना देगा, तो 2 CO2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कैसे देखो एक बार देख देते हैं। जैसे CH3 COO नेगेटिव, ये रह गया ना Na प्लस, तो OH के साथ मिल करके NaOH बना रहा है। अब देखो COO नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या मिल रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल, ये 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, तो उससे क्या बनेगा CH3, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। और COO नेगेटिव पर यहाँ पर एक फ्री रेडिकल रह जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ जो है जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है। तो ये जो है, और दूसरा COO नेगेटिव फ्री रेडिकल, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे फ्री रेडिकल से, यहाँ पर क्या बन जाएगा एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या CO2 बन जाएगा, और ये भी क्या CO2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होगी, ठीक है। ये समझने की तो आवश्यकता नहीं है इतनी। तो यहाँ पर ये क्या है CH3 बन जाएगा, COO से CO2 निकल जाएगा, ये कोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइसिस है। एनोड पर क्या बनेगा इथेन या फिर एल्केन बनेगा। तीसरा है, चौथा है एल्केन का फॉर्मेशन क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन से होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे होता क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या, व्हेन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम ZnH एंड कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स एल्केन। तो एल्केन कब देगा, जब क्या है जो कोई भी क्या कार्बोनिल कंपाउंड ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये क्या कीटोन है, कीटोन हुआ, एल्डिहाइड हुआ, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, उनके प्रेजेंस में क्या है रिडक्शन होगा तो उसके लिए हाइड्रोजन लिया जाएगा। क्लीमेंसन रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन होगा, साथ में जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। तो ये क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन है। उसमें क्या होगा कि जब इसको प्रोसेस करेंगे तब क्या बनेगा एल्केन बनेगा, तब एल्केन देगा और साथ में वाटर निकलेगा। तो ये कैसे प्रोसेस हुई, क्योंकि ये जो 4 हाइड्रोजन है उसमें से ये ऑक्सीजन हट जाएगा एक, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच होंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा CH3 और ये CH3 है ही, तो ये CH3 बन गया, और ये ऑक्सीजन जा करके यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे 4 में से, तो ये H2O बना देगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होगी। इसी प्रकार से इसमें है वही जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl के फॉर्म में है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होंगे तो CH3, ये CH2 बन जाएगा, ये CH3 है, ये CH2 बन जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गए और ऑक्सीजन रिमूव हो गए। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन बच्चे उसके साथ अटैच होकर H2O बना देगा और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ये क्या है एल्केन है, तो ये क्या है प्रोपेन बन जाएगा और यहाँ पर इथेन बन जाएगा। ये क्लीमेंसन रिएक्शन है, रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट वोल्फ किर्शनर रिडक्शन के जरिए भी एल्केन बनता है। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड, वही बात आ गई, कार्बोनिल कंपाउंड हैव रिडक्शन विद हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और उसमें रिडक्शन विद, उसमें किसके साथ रिडक्शन है अमलगम और विद कंसंट्रेटेड HCl एसिड होगा, तो वो क्या क्लीमेंसन रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है हाइड्रोजन क्या है N2H4 है। आफ्टर दैट ऑब्टेन सब्सटेंस, इसमें पहले हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, उसके बाद जो सब्सटेंस प्राप्त होगा हमें उसे हम हीट करेंगे किसके साथ, सोडियम एथोक्साइड C2H5ONA, सोडियम एथोक्साइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है सोडियम इथेनोलेट है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फिर इसे हीट करेंगे, या फिर डाईइथाइलिन ग्लाइकोल उसके साथ अगर हम इस सॉल्वेंट का यूज करेंगे, हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, तब हमें एल्केन प्राप्त होगा। कैसे देखो, जैसे CH3 और CHO, तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या कार्बोनिल कंपाउंड है, प्लस ये हाइड्रोजन है H2NNH2, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें क्या है जो ऑक्सीजन है H2O के साथ मिल करके क्या रिमूव हो जाएगा, तो ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ डिहाइड्रेशन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, और यहाँ NH2 यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ऑक्सीजन रिमूव, वाटर रिमूव होने के बाद CH3CH डबल बॉन्ड NNH2 ये फॉर्म हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो ये कंपाउंड का फॉर्म हुआ हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद।
इसके बाद क्या होता है, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन से रिएक्ट होने के बाद उसको हम हीट करवाएंगे किसके साथ, C2H5ONA यानी कि सोडियम इथोक्साइड के साथ, या फिर हम डाई इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। तो सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा इसमें, तब हमें जो नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन निकल जाएगी, यहाँ 2 हाइड्रोजन बचेंगे जो इससे अटैच हो जाएंगे इस कार्बन से। तो ये नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्केन। एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ नाइट्रोजन जो है रिमूव हो जाएगी यहाँ से कंटेनर से, मतलब इवॉल्व हो जाएगी। इफ़ वी यूज डाईथाइलिन ग्लाइकोल इन प्लेस ऑफ C2H5ONA यानी सोडियम इथोक्साइड के स्थान पर अगर हम डाईइथाइलिन ग्लाइकोल, क्या है डाईइथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है, HOCH2 का होल टाइस O, ये डाईइथाइलिन ग्लाइकोल है। इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं देन दिस रिएक्शन इज नोन एज वंग मिलनॉन रिएक्शन बोलेंगे, वोंग मिलनॉन रिएक्शन बोलेंगे अगर डाईइथाइलिन ग्लाइकोल का हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ सोडियम इथोक्साइड। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन है इसमें। नेक्स्ट क्या है, बाय ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट के जरिए हम कैसे एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, व्हेन ग्रिग्नार रिएजेंट हैव रिएक्शन विद वाटर और एल्कोहल देन एल्केन आर ऑब्टेन। अगर ग्रिग्नार रिएजेंट क्या, RMgX, ये ग्रिग्नार रिएजेंट है, ये इसमें बीच में Mg होता है, इधर R होता है और इधर X। R क्या है, CH3 या फिर इथेन मीथेन कुछ भी लगा हुआ है, और X क्या है, कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या ग्रिग्नार रिएजेंट है, ठीक है। उसके साथ अगर वाटर या फिर एल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें एल्केन प्राप्त होगा। कैसे, देखो ये ग्रिग्नार रिएजेंट है, इसमें R पर नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम पर प्लस होता है। ये जो वाटर है ये H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो OH नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, Mg पर, और H प्लस कहाँ पर जाएगा, R के पास। तो ये क्या बन गया, RH का एक एल्केन है, तो ये बन गया एल्केन, और MgOHX बन गया, OHMgX बन गया। ये क्या है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा है, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, जैसे ये क्या है, मीथेन है, तो ये CH3Mg और Br है, तो इसमें H2O जो है वह H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा। तो OH नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, Mg प्लस के पास, तो यहाँ क्या बन जाएगा, MgOH Br बन जाएगा। Br ऑलरेडी अटैच है, और यहाँ पर जो H प्लस बचा वो कहाँ पर अटैक करेगा, CH3 पर, तो CH4 यहाँ फॉर्मेशन हो गया। ग्रिग्नार रिएजेंट में एल्केन का फॉर्मेशन कब होता है, जब वह रिएक्ट करता है ग्रिग्नार रिएजेंट वाटर या फिर एल्कोहल के साथ। जैसे एल्कोहल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर क्या CH3CH2 Mg Br है, तो यहाँ पर क्या है, Mg पर प्लस चार्ज है और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, इथेनॉल है, C2H5OH इथेनॉल है। ये किस में ब्रेक होगा, C2H5 प्लस और OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव कहाँ पर जाएगा, Mg के पास, तो ये बन जाएगा MgOH Br। ये जो कंपाउंड है MgOH Br बन जाएगा, और इसके साथ क्या C2H5 अटैच हो जाएगा, CH3 के साथ C2H5 अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, एल्केन। तो ग्रिग्नार रिएजेंट से भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। कब होगा, जब रिएक्ट करेगा वाटर और एल्कोहल के साथ। अगला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। यहाँ तक हमने रिएक्शंस पढ़ ली, अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ड्यू टू लेस डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इस कारण से यहाँ बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। एल्केन जो होता है वह नॉन पोलर होता है, मतलब पोलर नहीं होता, उसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं आता है उसमें, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। देखिए इन एल्केन वंडरवल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो एल्केन का मॉलिक्यूल्स हैं जैसे CH3 CH4, दो मीथेन है, उनके बीच में एक बॉन्ड बनाना है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होगा, दोनों में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, H2 रिमूव होगा, तब उसमें क्या है CH3 बॉन्ड बना लेंगे, तो वो क्या है, ईथेन है, ठीक है, ईथेन है। लेकिन उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वह वंडरवाल बॉन्ड होगा, और वो वंडरवाल बॉन्ड जो होता है वह वीक फोर्स होता है, वह टूट जाता है, तो ईजिली टूट जाता है। तो इस कारण से मैक्सिमम जो कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 4 तक जो भी कंपाउंड मिलते हैं वे क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। ड्यू टू द वीक फोर्सेस द फर्स्ट 4 मेंबर, कार्बन फर्स्ट से लेकर कार्बन 4 तक के जो मेंबर है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आर गैस, और कार्बन 15 से लेकर कार्बन 17 तक क्या लिक्विड होते हैं, और इनसे ऊपर के ही क्या है, ऊपर के जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड है C18 से ऊपर के, वे क्या है, सॉलिड है। तो ये किस कारण से हैं, ये लिक्विड और गैसियस फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इनके बीच में वंडरवाल फोर्स होता है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एल्केन्स आर कलरलेस होते हैं,
ओडरलेस होते हैं, मतलब उनका कोई कलर नहीं होता और उनके अंदर कोई भी गंध नहीं होती, ओडरलेस होते हैं, ठीक है। एल्किन के अंदर डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, जीरो होता है डाइपोल मूवमेंट, इस कारण से नॉन पोलर है, मतलब प्लस और नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है इनके पास में। ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, ठीक है। सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो एल्केन है, और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। एल्केन चेन जो होते हैं, एल्केन की चेन जितनी बड़ी बन जाएगी उसमें मॉलिकुलर जो मास है, मोलर मास है, उसका वेट है वह बढ़ जाएगा। तो चेन बढ़ेगी तो क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द ब्रांच। लेकिन अगर हम एक ब्रांच बनाएं, चेन की जगह अगर ब्रांच बनाएं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। कैसे, स्टेरिक इफेक्ट के कारण, जैसे अगर हम CH3 CH2 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 CH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ेगा। जैसे और इसमें और जितने भी CH2 जोड़ते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि इसका मोलर मास बढ़ रहा है। लेकिन अगर वहीं हम ले लेते हैं, ये कितने कार्बन 1 2 3 4 5 है, तो देखो अगर हम यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH3, चलो एक समझने के लिए CH2 और ये यहाँ पर CH3, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ही कार्बन है। लेकिन अगर हम इसमें क्या है, ब्रांच बना दी, तो ब्रांच बनाने के कारण क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट हो जाएगा, मतलब आपस में रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे आपस में, तो रिपेल करने के कारण क्या होगा, यहाँ स्टेरिक इफेक्ट होगा, उस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही अगर ब्रांच बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट के कारण बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा एल्केन के अंदर। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन हमारी हो गई है यहाँ पर कंप्लीट। आगे देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं एल्केन की, और एल्केन यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एल्केन की। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, और ये हम हेलोजिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, हेलोजिनेशन होगा एल्केन का, ठीक है, जो और बाय फॉर्म ऑफ फ्रॉम फ्री रेडिकल रिएक्शन। देखो जैसे ये एल्केन है, इनमें अब हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। जैसे ये एल्केन है, तो एल्केन को लाइट की प्रेजेंस में क्या है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और ये क्या है, हेलोजन है कोई भी, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन कोई भी हुआ, तो ये भी क्या है, लाइट की प्रेजेंस में दो फ्री रेडिकल में टूटेगा। जैसे Cl2 है तो Cl फ्री रेडिकल, दो Cl फ्री रेडिकल में टूटेगा, तो उस कारण से एक जो H फ्री रेडिकल पहले टूटा उसके साथ HCl मिल करके बन गया, और दूसरा Cl जो है CH3 से अटैच हो जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे CH3 है तो CH3 ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, और एक फ्री रेडिकल ये लाइट के प्रेजेंस में इस प्रकार से CH4 टूट जाएगा। और ये मान लेते हैं X2 क्या Cl2 है, कोई कुछ भी होगा तो Cl2 है, ये Cl2 कैसे टूटेगा, लाइट के प्रेजेंस में Cl डॉट। तो जैसे ये वाला जो Cl डॉट है ये Cl फ्री रेडिकल है, और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, ये दोनों मिलकर के HCl बनाएंगे और ये रिमूव हो जाएगा, और CH3 फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल बचा ना, तो ये इसके साथ अटैच होकर के इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3Cl। फिर से दोबारा यहाँ पर हमने Cl2 लेंगे एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में यहाँ से क्या एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर रिमूव होगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और यहाँ से एक क्लोरीन फिर रिमूव होगा फ्री रेडिकल के रूप में, तो ये तो बना देगा HCl, और यहाँ पर एक जो फ्री रेडिकल के रूप में पहले क्लोरीन बचा है वह इससे अटैच हो जाएगा, फिर से CH2 Cl2 बना देगा, फिर से वही रिएक्शन होगी, फिर CHCl3 फिर से वही रिएक्शन होगी। इस प्रकार करते करते CCl4 बन जाएगा। इसका नाम क्या है, टेट्रा क्लोरोमीथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इस कारण से मैंने जल्दी बता दिया। और इसका CCl4 का जो इंडस्ट्रियल नेम क्या है, पायरिन है। पायरिन है मतलब जो फायर होती है उसको उसके सप्रेशन में काम होता है, आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं। जो फायर बुझाने वाले होते हैं ना, वो क्या है, इसका नाम क्या लेते हैं, पायरिन लेते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, बस वो नाम लेते हैं पायरिन, तो CCl4, ठीक है। तो ये आपने देख लिया फ्री रेडिकल की जो रिएक्शन है उसके जरिए हम क्या करते हैं, इसमें हेलोजिनेशन करते हैं, एल्केन का हेलोजिनेशन हो जाता है, यानी कि एल्केन में हेलोजन जुड़ जाता है, हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का जुड़ना। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। व्हेन वेपर स्टेट ऑफ एल्केन, एल्केन का क्या वेपर स्टेट जब होता है, एल्केन वेपर स्टेट में होता है, हैव रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HNO3, HNO3 के साथ रिएक्ट करता है वेपर फॉर्म में, और HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, देन इट गिव डिफरेंट नाइट्रो एल्किन्स, तब यह अलग अलग नाइट्रो एल्किन्स देता है। जैसे CH3 CH2 CH3 ये है, ये कोई क्या है, प्रोपेन है, उसके साथ का HNO3, ये क्या वेपर फॉर्म में है, मतलब ये जो प्रोपेन है हीट करने पर वेपर बनता है, तो ये वेपर है, और ये HNO3 है। तो HNO3 किस में टूटेगा, HO और NO2 ये है, तो इसमें OH नेगेटिव और NO2 में टूटेगा, तो OH नेगेटिव, और यहाँ से क्या है, वेपर में हाइड्रोजन एक रिमूव होगा और OH के साथ मिलकर के क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ NO2 बचा है, तो यहाँ पर NO2 अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और CH2, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NO2। ये क्या बनेगा, 1 पर क्या है, 1 पर नाइट्रो है, 1 नाइट्रो प्रोपेन, ये 25% बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। दूसरी रिएक्शन में क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, यहाँ की जगह हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ तो NO2 यहाँ पर अटैच होगा, तो CH3 CH NO2 और CH3, तो 2 नाइट्रो प्रोपेन, और यहाँ पर से जो रिमूव होगा हाइड्रोजन तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा परसेंट में, ज़्यादा अमाउंट में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 नाइट्रो प्रोपेन 40% बनेगा, CH3 CH NO2 CH3 ये बनेगा। दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है कि अगर ये जो कंपाउंड है इसी को हम CH3 CH3, और अगर यहाँ से बॉन्ड टूट जाए, ये CH2 है यहाँ पर है ना, CH3 CH2, यहाँ से अगर बॉन्ड टूट जाए तो CH3 रिमूव होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन बनेगा, तो उसमें क्या होगा कि CH3 CH2 यहाँ पर क्या जुड़ेगा, CH3 तो अलग हो जाएगा, यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा इस कंपाउंड के अंदर, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 NO2, और ये जो अकेला CH3 रहा इस पर भी अगर NO2 जुड़ जाएगा तो CH3 NO2 बनेगा। तो ये जो नाइट्रोमीथेन है इसके चांस है 25% बनने के, लेकिन ये 1 नाइट्रो ईथेन है, 1 नाइट्रो ईथेन है, ये इसके 10% चांस है, और सबसे ज़्यादा चांस है इसके 2 नाइट्रो प्रोपेन के जो 40% बनेगा, ठीक है। तो ये नाइट्रेशन हुआ। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन उसमें क्या होगा, सल्फोनेशन इन दिस रिएक्शन स्मोकी, यानी कि जो स्मोक बनता है ना H2SO4 का धुआं रूप से मान लीजिए, ठीक है, H2SO4 हैव रिएक्शन विद एल्केन्स, स्मोकी H2SO4 हैव स्लो रिएक्शन, जो स्मोकी H2SO4 है स्लो रिएक्शन रखता है विद स्मॉल चेन्ड और नॉन ब्रांच एल्केन, जो छोटी एल्केन होती है या फिर जिनके अंदर ब्रांच नहीं होती है उनके साथ स्मोकी H2SO4 क्या है, स्लो रिएक्शन करता है, लेकिन जबकि फास्ट रिएक्शन करता है किसके साथ, जो हायर एल्केन होती है, बड़ी एल्केन होती है या फिर जिनके अंदर ब्रांच होता है उनके साथ जल्दी रिएक्शन करता है, और क्या देता है, एल्काइल सल्फोनिक एसिड देता है, क्या देता है, एल्काइल सल्फोनिक एसिड देता है। जैसे CH3 CH3 ये क्या, ईथेन है, ईथेन के साथ H2SO4 क्या है, स्मोकी H2SO4 है, ये किस में टूटेगा, OH नेगेटिव और SO3H इसमें टूटेगा, तो इसमें क्या है CH3 CH3 ये एल्केन है, इससे क्या एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक यहाँ से ये CH3 से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो CH3 CH2 बचेगा, और यहाँ से क्या जो हाइड्रोजन रिमूव होगा OH के साथ मिलकर के H2 बना लेगा, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, और ये SO3H जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 SO3H, ये स्लो रिएक्शन होगी, धीरे धीरे बनेगा ये, क्योंकि ये क्या सिंपल एल्केन है। लेकिन अगर यहाँ हम देखें ब्रांच एल्केन को देखें, यहाँ कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, और यहाँ H2SO4 से OH जो है इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा वाटर, और ये रिमूव हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। और जो SO3H बचा वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो देखो CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ SO3H, ये क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, और इसका नाम क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि अगर इसका अगर IUPAC नाम देखें तो 1 2 3 ये 3 कार्बन है, तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, एक तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है यहाँ 2 पर मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल, और ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है, उस कारण से ये क्या सफिक्स में आएगा, प्रीफिक्स में आ गया मिथाइल, 2 मिथाइल मैथ एथ प्रोपेन और सल्फोनिक एसिड, तो ये इसका नाम हो गया। तो सल्फोनेशन क्या है, ये इस प्रकार से H2SO4 का की रिएक्शन एल्केन के साथ होती है, तो एल्काइल सल्फोनिक एसिड बनता है, मिथाइल प्रोपेन
सल्फोनिक एसिड बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोसल्फोनेशन। क्लोरोसल्फोनेशन और रीड रिएक्शन। क्लोरोसल्फोनेशन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज के प्रेजेंस में एल्केन जो है रिएक्शन करता है विद SO2 और Cl2, तो ये क्या हो गया? क्लोरोसल्फोनेशन। इनका जो सल्फर ऑक्साइड और क्लोरीन है उनके मिक्सचर के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तब क्या देता है? एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड देता है इन द प्रेजेंस ऑफ SO2Cl से रिएक्ट करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। तो देखो जैसे CH3 CH2 CH3 है, ये क्या है? प्रोपेन है। प्रोपेन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? इसका मिक्सचर SO2 और Cl2 का मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज के प्रेजेंस में, तो -HCl होगा, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से एक Cl रिमूव होगा, तो ये तो हो गया HCl। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बना? SO2 और Cl बचा, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा SO2Cl, CH3 CH2 CH2 SO2Cl। ये क्या? प्रोपेन मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड, ये क्या? सल्फोनिल क्लोराइड है। ये इस प्रकार से क्लोरोसल्फोनेशन हो गया। इसे रीड रिएक्शन भी बोलते हैं। ये समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में ये केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम एल्केन की। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीटिंग एल्केन्स फॉर डिकम्पोजिशन के लिए हम अगर एल्केन को हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में, अगर उसमें एयर नहीं है, तो हमें क्या देंगे? लोअर एल्केन्स और एल्केन्स देंगे। जैसे कि C6H4 है, ये क्या? हेक्सेन है। ये क्या? हेक्सेन है। हेक्सेन को अगर हम हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें क्या मिलेगा? एक तो हेक्सेन मिलेगा और हाइड्रोजन के रूप में गैस रिमूव हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, दूसरा क्या प्राप्त हो सकता है? हमें क्या मिल सकता है? ब्यूटीन मिल सकता है और ईथेन मिल सकता है। मतलब कि एल्केन और एल्किन लोअर एल्केन मिल सकता है, ईथेन। हेक्सेन से हमें ईथेन मिला और क्या मिला? ब्यूटेन। तो इस प्रकार से ये क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट क्या है? कंबुशन, यानी कि व्हेन एल्केन आर कंबुस्ट, यानी जलाई जाती है एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, दे गिव CO2 एंड H2। ये बात याद रखनी है। ये फॉर्मूला, जनरल फार्मूला C2H2n + 2n, ये तो क्या है? एल्केन का फार्मूला प्लस 3n + 1/2 O2। कितने O2 लेने हैं? अगर जितने 3n लेने हैं, 3n + 1/2 इतने O2 लेने हैं। किसके साथ? एल्केन के साथ। एल्केन अगर 1 नंबर मतलब CH4 है, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर n की जगह 1 आ जाएगा, और ईथेन है तो 2 आ जाएगा, प्रोपेन है तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ लेने हैं ऑक्सीजन। फिर क्या फॉर्म होगा? जितने नंबर ऑफ कार्बन की हमने एल्केन लिए उतने ही नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और वाटर कितना मिलेगा? उससे 1 ज़्यादा मिलेगा। जैसे ये है CH4 2O2, तो इसमें क्या है? एक कार्बन है तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमने किस अमाउंट में लिया है? यहाँ एक कार्बन है, तो देखो यहाँ पर एक ही n की जगह 1 रखेंगे, तो 3 × 3 + 1 4/2, तो 2 आ जाएगा, 2O2 बन गया। ठीक है, तो उतने अमाउंट में CO2 बनेगा, और उससे एक ज़्यादा, जितना CO2 बना उससे एक ज़्यादा क्या बनेगा? H2 बनेगा। जैसे 2C4H10 है, ये है। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है? 4 × 2 = 8 कार्बन है। 8 कार्बन है, तो देखो इसके अंदर 8 कार्बन है, तो 3 की n की जगह 8 रखेंगे, तो 3 × 8 = 24 + 1 25/2, तो 25/2 ऑक्सीजन लेना है यहाँ पर। लेकिन हम करने में क्या ले लेते हैं? 13 ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या? 8 कार्बन है, 8 कार्बन है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 कार्बन है, तो 8 ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, CO2 बनेंगे। अब 8 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे तो उससे एक ज़्यादा ही वाटर बनेगा, 9H2। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम जनरली करते कैसे हैं? 2C4H10 है, तो 13 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लेंगे, और 8 CO2 बना है, तो 10H2 बनेगा। इस प्रकार से बैलेंस कर दिया। देखो बैलेंस तो ये भी हो रहा है, ये रिएक्शन भी हो रहा है। यहाँ पर 10H2 लिया है और यहाँ 8 CO2 लिया है। अगर हम इसको बैलेंस करें तो उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन रहेंगे। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 26, तो यहाँ कितने हैं? 16 और 10 26। तो मेन सही तो ये वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला से याद करना। ये कॉम्बुशन है। कॉम्बुशन में क्या बनेगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अगला है यूजेज ऑफ एल्केन। एल्केन के क्या यूज हैं?
ठीक है। एल्केन विद हाई मॉलिक्यूल्स वेट, मॉलिक्यूल वेट वाले जो एल्केन होते हैं वो क्या है, सॉल्वेंट की तरह यूज लिए जाते हैं। पेंट के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो हाई वेट वाले हाई वेट वाले एल्केन होते हैं। यूज एज मेडिसिन, मेडिसिन में भी एल्केन्स का यूज होता है। यूज एज फ्यूल, जैसे पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, ये भी क्या एल्केन ही है, ठीक है। यूज इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग जो होती है वो एल्केन ही होती है, पेट्रोल उनसे भी होती है, ठीक है। और यूज टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड बनाए जाते हैं एल्केन से, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो पायरिन भी बोला जाता है, ये क्या आग बुझाने के लिए काम में आता है, ठीक है। फायर सप्रेसर के लिए काम में आता है, मतलब आग बुझाने के लिए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, मेथनॉल बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए भी एल्केन का प्रयोग होता है। एल्केन का प्रयोग जो है इंक बनाने में भी किया जाता है, जैसे भी जो फिल्टर के रूप में जो ब्लैक मिलता है कार्बन की फॉर्म में, जो ब्लैक कार्बन मिलता है, जैसे ये वाहन वगैरह चलते हैं तो उससे जो फिल्टर होकर के जो कार्बन बचता है उससे इंक बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है यूजेज ऑफ एल्केन है। तो यहाँ पर हमारे जो है एल्केन बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी बताया, कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लें, कम स्पीड पर देख लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ कंप्लीट हो गया, आगे एल्केन पढ़ेंगे। एल्कीन ये पीडीएफ में दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।